आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में 10 to 15 के मार्क्स के अंदर आता है, जिसमें हमें इसकी डेफिनेशन, इसके कॉज, इसके साइन सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट प्लान को एक्सप्लेन करना होता है। एंड एज़ यू ऑल नो कि मैंने इस चैनल पे क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, जिसमें मैंने फ्रैक्चर, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे वीडियोस डाल दिए हैं। एंड अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं एंड देन आप इस वीडियो पर आइए। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए एंड साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो भी मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे उनके लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। सो ऑस्टियोपोरोसिस टर्म जो है वो एक लैटिन टर्म से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है, जिसमें ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, एंड पोरोसिस का मतलब होता है पोरस और होल्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो हमारा बोन होता है, जो हमारे बोन के क्रॉस सेक्शन होते हैं उसमें नॉर्मल होल्स पाए जाते हैं, स्मॉल होल्स पाए जाते हैं हमारे बोन के अंदर। नॉर्मली अगर हम लोग देखते हैं, अगर नॉर्मल केस में जो होता है, जो हमारे बोन में नॉर्मल छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिसको हम छिद्रता भी कहते हैं। बट ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस अगर बोन में होता है तो उस कंडीशन में ये जो होल्स होते हैं जो कि बोन के अंदर पाए जाते हैं, इनका डायमीटर क्या होता है? बढ़ जाता है। होल्स अपने नॉर्मल साइज़ से इंक्रीज़ हो जाते हैं, एंड जब होल नॉर्मल साइज़ से इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? बोन को वीक बनाते हैं। सो इसीलिए ये एक तरीके की बोन डिसऑर्डर है, जिसमें जो बोन की नॉर्मल होल्स होते हैं या तो पोर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, अपने नॉर्मल साइज़ से इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हिंदी में हम अस्थि छिद्रता। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज़ ऑस्टियोपोरोसिस? सो ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक तरह का डिजीज़ कंडीशन है, जिसमें जो बोन्स होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, एंड कमज़ोर होने के साथ साथ वो ब्रिटल भी हो जाते हैं, मीन्स टफ भी हो जाते हैं। एंड टफ होने की वजह से क्या होता है, जो भी अगर पेशेंट है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर वो पर्सन नॉर्मली अगर उसको चोट भी लगती है या तो वो पर्सन फॉल कर जाता है, गिर जाता है, तो उसे फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है उस केस में और टफ भी हो जाती है, रिजिड हो जाती है, सो फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। It is mainly results when bone breakdown or resorption rate is higher than bone formation rate. सो ये लाइन क्या कहना चाहता है? इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारे बोन्स होते हैं, हमारे बॉडी में दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, पैरेलल वे में चलते हैं। एक होता है बोन का फॉर्मेशन और दूसरा होता है बोन का रिजॉर्प्शन। बोन फॉर्मेशन कौन से सेल्स कराते हैं? बोन फॉर्मेशन कराते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, एंड बोन रिजॉर्प्शन कराते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। एंड ये जो प्रोसेस होते हैं वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, मीन्स पैरेलल वे में चलते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल केस में कि बोन बनते हैं और टूटते हैं। बट ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस के केस में ये होता है कि जो बोन का रिजॉर्प्शन रेट जो होता है, मीन्स जो ब्रेकडाउन रेट होता है, बोन का टूटना, वो बोन फॉर्मेशन रेट से बढ़ जाता है, मीन्स बोन एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेशन वो टूटने ज़्यादा लगते हैं। सो ये लाइन का यही मतलब है कि जो बोन का रिजॉर्प्शन रेट होता है वो बोन के ब्रेक डाउन रेट से इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। सो अब हम लोग जान लेते हैं इस डिजीज़ के डेफिनेशन के बारे में। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ सिस्टमिक स्केलेटल डिजीज़। एक तरह का सिस्टमिक स्केलेटल डिजीज़ है जो कि हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। एंड स्केलेटल डिजीज़ मतलब ये जो डिजीज़ है वो रिलेटेड है बोन से, बोन्स एंड जॉइंट से रिलेटेड है। विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई, जिसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला फीचर है वो है लो बोन डेंसिटी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बोन है वो हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क को बनाता है। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारा फ्रेमवर्क होता है, बॉडी का फ्रेमवर्क होता है। एंड जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, जो मैक्सिमम वेट होता है, वो हमारा बोन ही एक्वायर करता है। बट ये तो हो गया नॉर्मल केस, बट इन द केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो बोन की डेंसिटी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो आर्किटेक्चर डिटोरेशन ऑफ बोन। इस लाइन का ये मतलब है कि जो बोन्स होते हैं उसमें जो पोर्स होते हैं उसका डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से होता है। पोर्स जो होते हैं उनका इंडार्जमेंट हो जाता है, वो अपने डायमीटर से काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बोन के टूटने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इन्हेंसेस बोन फ्रेजिलिटी। जो बोन होता है वो फ्रेजाइल भी हो जाता है।
एज वेल एज इंक्रीजेज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। फ्रेजाइल होने की वजह से जो बोन्स होते हैं उनके फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एट द सेम टाइम वो ब्रिटल भी हो जाता है, टफ भी हो जाता है। एंड कोई भी टफ चीज़ है, फॉर एग्जांपल स्टिक, तो वो ज़्यादा इजीली वे में टूटेगा एज़ कम्पेयर टू कोई नॉर्मल रबर बैंड होता है जो कि इलास्टिक होता है। ओके, सो अब हम लोग जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के कॉमन साइट के बारे में जहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस इस डिज़ीज़ के होने की वजह से हो सकते हैं। सो जो कॉमन साइट है वो है स्पाइन जॉइंट, हिप जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। ये जो 3 जॉइंट्स होते हैं वो सबसे कॉमन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि यही जो साइट्स होते हैं, यही जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी पर्सन का ये सारा जॉइंट वीक है तो अगर वो फॉल करता है या तो उसको चोट लगती है तो उस वजह से उसे फ्रैक्चर उस जॉइंट पे या तो पर्टिकुलर बोन पे हो सकता है। सो अब हम लोग जान लेते हैं इस डिजीज़ के इंसिडेंस के बारे में। सो इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस ये होता है कि ये जो बीमारी है वो कितनी ज़्यादा कॉमन है और ये किस जेंडर में कॉमन है, ये किस एज में कॉमन है, ये किस पर्टिकुलर प्लेस पे कॉमन है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इंसिडेंस के अंदर आते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट बोन डिजीज़ इन द वर्ल्ड। मीन्स ये एक तरह का मोस्ट प्रेवलेंट मीन्स मोस्ट कॉमन बोन डिजीज़ है जो कि वर्ल्ड में देखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इट्स मेल टू फीमेल रेशियो इज़ 1:6। मीन्स इस डिज़ीज़ के होने का खतरा ज़्यादातर महिलाओं में होता है। जो महिलाएं होती हैं वो 6 टाइम्स ज़्यादा मेल से ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं। फीमेल्स को ये डिज़ीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। ओके, एंड इसकी भी एक कॉज है लाइक पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के टाइप्स के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस कितने टाइप्स का होता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में कोई अननोन कॉज होता है। सबसे पहला तो ये है कि जो इसकी एटियोलॉजी होती है वो अननोन होती है। एंड सेकेंड वन इज़ इट्स कॉज इज़ इडियोपैथिक मीन्स अननोन कॉज है। एंड इसमें जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस भी आता है। मीन्स बच्चों में जो चिल्ड्रंस में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है उसे हम कहते हैं जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस का ये मतलब है कि जो वुमेंस होती हैं जो 45 ईयर्स के बाद उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो बंद हो जाता है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने की वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल बॉडी में काफ़ी हद तक घट जाता है, जिसके होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है, खासकर कि फीमेल्स में। एंड कैल्शियम का लेवल बोन में मेंटेन रखता है एज वेल एज ब्लड में भी मेंटेन रखता है। एंड इसी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट वन है सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी एक तरह का इसमें सबसे मेजर कॉज है जो कि मोस्टली एडल्ट्स में देखा गया है। नेक्स्ट वन है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। एंड ये जो कंडीशन डेवलप होती है ये किसी पर्टिकुलर कॉज से डेवलप होती है। इसके एक पर्टिकुलर कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस किसी पर्सन को होता है। सबसे पहला जो कॉज है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ही बढ़ जाता है। स्टेरॉयड मेडिकेशन, अगर कोई लंबे समय तक स्टेरॉयड लेता है, स्टेरॉयड की दवाई लेते हैं, तो उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा होता है। या तो किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो इंसुलिन की कमी की वजह से भी ये डिज़ीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। एज़ वेल एज़ वाइटामिन या तो मिनरल की अगर डेफिशिएंसी है डाइट में तो उस केस में भी ये डिज़ीज़ हो जाता है। सो ये था इसका टाइप्स। एंड अब जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। एंड रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कोई भी बीमारी जो होती है वो बढ़ जाती है, उसके होने का खतरा बढ़ जाता है। सो रिस्क फैक्टर्स में भी 2 तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं। एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब इन दोनों का क्या मतलब है? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। सो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में आता है एज, जो कि हम नहीं बदल सकते। ये ओल्डर एज में ही ये डिज़ीज़ डेवलप होती है ज़्यादातर। सेकेंड वन इज़ जेंडर और सेक्स। फीमेल्स में ये डिज़ीज़ ज़्यादा डोमिनेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन इज़ मेनोपॉज कंडीशन। अगर फीमेल की लाइफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उसके बाद ये जो कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। या तो फैमिली हिस्ट्री किसी की है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी या तो दूसरे पर्सन को भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। या तो किसी पर्सन का बॉडी वेट जो है अगर वो बहुत ज़्यादा कम है तो उस कंडीशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट आता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल बदल के उसको हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला है फिज़िकल इनएक्टिविटी। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं करना प्रेफर करते हैं, वो दिन भर बेड पे ही लेटे रहते हैं एंड वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो जाते हैं एंड बोन की डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। सो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ लो लेवल ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। अगर किसी पर्सन की डाइट में विटामिन डी या तो कैल्शियम का जो अमाउंट होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो कम हो जाता है। सो उस केस में उसके बॉडी में भी विटामिन डी की या तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ होने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल में भी यही आता है कि अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, सो उस पर्सन को ये डिजीज़ होने का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। या तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल इनटेक, ये सारे जो भी कंडीशन है, अगर कोई स्मोक करता है या तो अल्कोहल पीता है, सो उसे भी ये डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। सो ये थे इसके रिस्क फैक्टर्स। एंड अब हम लोग जान लेते हैं इस डिज़ीज़ के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि इस डिज़ीज़ के होने के बाद बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर मीन्स ड्यू टू कॉज, एंड कॉज में कॉज एज भी हो सकता है, कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, कॉज डाइट में न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है, या तो जेनेटिक्स भी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये सारे कॉज की वजह से पर्सन को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज रिजॉर्प्शन रेट। जो बोन होता है उसमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है एंड बोन के जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल, वो एक्टिव हो जाते हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी की वजह से जो बोन होता है वो टूटने लगता है, उसका जो ब्रेक डाउन रेट होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो बोन की डेंसिटी होती है, जो बोन का मास होता है वो भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ इसके कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, बोन वीक पड़ जाती है, बोन खोखली होने लगती है एंड साथ ही साथ जो बोन का डेंसिटी होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एंड हम लोग जान लेते हैं डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि इस डिज़ीज़ के होने के बाद बॉडी में कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स नज़र आते हैं। सबसे पहला है लो बैक पेन। अगर वीकनेस होगी, बोन में वीकनेस होगी, मसल्स में वीकनेस होगी, तो पर्सन को लो बैक पेन डेवलप होगा। एज़ वेल एज़ बोन का जो फ्रेजिलिटी होता है वो भी इस कंडीशन में बढ़ जाता है। प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्पाइनल कर्वेचर, स्पाइनल जो कर्वेचर होता है उसका लॉस देखने को मिलता है, एज़ वेल एज़ स्पाइन की डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। काइफोसिस डेवलप हो जाता है, लॉर्डोसिस डेवलप हो जाता है इस पेशेंट में, काइफोसिस डेवलप हो जाता है, स्कॉलियोसिस भी देखने को मिलती है, स्कॉलियोसिस भी देखने को मिलती है एंड साथ ही साथ लॉर्डोसिस भी देखने को मिलती है। ये सारे जो होते हैं वो स्पाइन के डिफॉर्मिटी होते हैं। ओके, स्पाइन की डिफॉर्मिटी होती है, एक होती है काइफोसिस जिसे हम हंक बैक कहते हैं, दूसरा है स्कॉलियोसिस मींस स्पाइन जो होता है वो एस शेप्ड में हो जाता है एंड लॉर्डोसिस में क्या होता है, स्पाइन एल शेप्ड हो जाता है। सो ये सारे जो होते हैं वो डिफॉर्मिटी होते हैं, जो कि मैं आने वाले लेक्चर्स में इसको भी एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद पेशेंट को फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसको काइफोसिस भी हो सकती है, एज वेल एज एब्डोमिनल डिसटेंशन मींस एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है। सो ये थे इसके साइंस एंड सिम्टम्स। एंड अब जान लेते हैं इस चीज़ के डायग्नोसिस के बारे में। सो डायग्नोसिस में हम सबसे पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, उसका रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग कराते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में हम ब्लड एनालिसिस कराते हैं, रेडियोलॉजिकल में हम एक्सरे कराते हैं, सिटी स्कैन कराते हैं एंड जो इसका मेन स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके थ्रू हमें ये डिजीज़ का डायग्नोसिस क्लियर होता है वो है बोन डेंसिटोमेट्री। ओके, ये जो होता है इसका स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, इससे बोन की डेंसिटी हमें फाइंड आउट हो जाती है। सो अब हम लोग जान लेते हैं इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट के अंडर आता है मेडिसिन, जो कि मोस्ट कॉमन ड्रग हम इसमें देते हैं बाईफॉस्फोनेट। बाईफॉस्फोनेट जो होता है वो मोस्ट कॉमन ड्रग होता है ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हम पेशेंट को करते हैं डाइटरी चेंजेस की एडवाइस, कि वो अपनी डाइट को चेंज करे और ज़्यादातर विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड को वो ले एंड साथ ही साथ कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच सप्लीमेंट्स को ले। नेक्स्ट हम एडवाइस देते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए, जिसमें हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की एडवाइस देते हैं, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है। एंड ये था इसका मेडिकल मैनेजमेंट। एंड हम लोग जान लेते हैं इस डिजीज़ के प्रिवेंशन के बारे में, कि इस डिजीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो यू ऑल नो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन में हम पेशेंट को ये एडवाइस देते हैं कि वो अवॉइड करे स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक, क्योंकि ये जो मेन जो दो कॉज होते हैं वो यही दो कॉज होते हैं एंड अगर उसको वो अवॉइड करता है तो उसे इस डिजीज़ के होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। सो ये था इसका प्रिवेंशन एंड ये था टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड
If you like my video, so please do subscribe my channel and share with your friends also. So bye and take